जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रत्यावर्ती धारा जनित। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम प्रत्यावर्ती धारा जो टॉपिक है उसको पढ़ें। लेकिन यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा आ रही है तो इसलिए हम सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, उस धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ समय के लिए ये धनात्मक दिशा में, फिर कुछ समय के लिए ऋणात्मक दिशा में, फिर धनात्मक दिशा में, फिर ऋणात्मक दिशा में, फिर धनात्मक दिशा में, और फिर कहां से ऋणात्मक दिशा में प्रवाहित होगी। तो ये इसकी क्या हो गई? दिशा, और ये क्या हो गया? समय। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दिशा भी इसकी चेंज हो गई। तो ऐसी वैद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका परिमाण भी बदल सकता है, लेकिन ये जो परिमाण है ये जरूरी नहीं, ये बदलना ही चाहिए। अगर परिमाण नहीं बदल रहा है तब भी वो प्रत्यावर्ती धारा होगी। यहाँ पे कंडीशन क्या है? वो है कि ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगले लेसन में प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है। यहाँ पे लिखा है जैसा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। जनित्र का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। ऐसा साधन जो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। ये काम कैसे करता है? जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है ये जानिए। जब बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन क्या है, यह कैसे काम करता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तन होता है, यह हम सब कुछ जान लेते हैं। तो सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्षेत्र चुंबक। पहला क्या होता है? क्षेत्र चुंबक। ये अलग अलग ध्रुव खंडों से मिला एक चुंबक होता है, यह बहुत शक्तिशाली होता है। इसका काम होता है कि जो बीच का स्थान है उसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? आप सभी लोग जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो N से निकलती हैं और S में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। और आप यह भी जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती हैं। तो किधर से किधर जा रही है? N से S की तरफ। तो इसकी दिशा किधर होगी? N से S की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? N से S की तरफ। दूसरा इसमें क्या होता है? N और S के बीच में एक हम कुंडली रखते हैं जिसको हम आर्मेचर भी बोल देते हैं। इसका नाम दे देते हैं A B C D। अब इसको हम क्या कर देते हैं? घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं अभी हम जानते हैं। और इस कुंडली से संबंधित जो 2 सिरे होते हैं दोनों सिरों पर हम सर्पी वलय लगा देते हैं। इसको मान देते हैं C1 और ये क्या है? C2। ये क्या हो गए? सर्पी वलय। और इन दोनों से हम ब्रूस को संबंधित कर देते हैं जिनका हम नाम दे देते हैं। ये C2 है और ये क्या हो जाएगा? B2। ये क्या हो जाएगा? B1।
अब देखिए जब हम इस कुंडली को घुमाते हैं तो जो C1 C2 है वो भी साथ साथ क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इन B1 और B2 को बाह्य परिपथ से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम मान लें कि एक बल्ब लगा देते हैं। अब ये काम कैसे करता है, अब मान लीजिए कुंडली हमको करना एक्चुअल में क्या है, हमको करना है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यही है कि जब हम बंद फ्लक्स में परिवर्तन, बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वह परिपथ यदि बंद होता है या फिर बाह्य परिपथ से अगर वो पूरा बंद परिपथ जुड़ा होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। तुमको करना क्या है, इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन कैसे कर देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बी, वो क्या होता है बी ए कॉस थीटा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, कुंडली का, और ये थीटा क्या है, वो है बी वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य बना कोण। ये क्या है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य बना कोण। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे फाई बी का मान कैसे परिवर्तित है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। यदि हम इस थीटा का मान बदलने लगे, थीटा का मान क्या करने लगे, बदलने लगे, तो फाई बी का मान जो है वह भी समय के साथ परिवर्तित होने लगेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इस कुंडली को ओमेगा वेग से एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देते हैं, घूर्णन करवाने लगते हैं। कितने वेग से, ओमेगा वेग से इसको एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करवाते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो कुंडली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ऐसे मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और यह जो कुंडली है वो कुछ इस प्रकार है, इसी दिशा में। तो हम देखेंगे कि इससे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर नहीं रही है, या फिर हम कह सकते हैं इस कुंडली का जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर है, राइट साइड में। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम देखते हैं कि जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 90। तो फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो फाई बी का मान बोलो क्या हो जाएगा 0। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं जो कुंडली है वह किस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। अब हम क्या कर देते हैं, इसको ओमेगा वेग से घुमा देते हैं। जब ओमेगा वेग से घुमाएंगे तो थीटा का मान क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। अब मान लेते हैं कि इस थीटा का मान 90 हम कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कुंडली की जो दिशा हो जाएगी वह चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। ये मान लीजिए ये पूरा पृष्ठ हो गया, और ये क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है। ये क्या जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। तो दोनों के बीच में कोण देखो कितना बन रहा है 90 डिग्री। लेकिन ये पृष्ठ का है, लेकिन पृष्ठ की का जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है उसका जो उसकी जो दिशा होती है कैसे होती है, बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की और क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होगी वो एक ही हो जाएगी। तो थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो देखते हैं फाई बी क्या हो जाएगा, बी ए कॉस क्या हो जाएगा 0। तो फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0 का मान क्या होता है 1। तो फाई बी का मान बोलो क्या हो जाएगा बी ए। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान चेंज हो रहा है वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जब इस कुंडली को हम घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अतः इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं
तो इसकी जो स्पीड किधर पर लगेगा, इस वाले सिरे पर ऊपर की तरफ। ये मान लो कोई कुंडली है, तो इसको अगर इस तरफ को घुमाना है तो इस वाले पर बाहर की तरफ बल और इस वाले पर, इस वाले सिरे पर अंदर की तरफ बल, इस प्रकार घुमाएंगे। तो यहाँ पे जो बल की दिशा हो जाएगी किस तरफ हो जाएगी, बाहर की तरफ, और यहाँ पे जो बल की दिशा हो जाएगी किस तरफ हो जाएगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाकर रखें तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा उस पर लग रहे बल की दिशा को बताएगा। तो हमको ज्ञात क्या करनी है, प्रेरित धारा की दिशा। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उंगली का प्रयोग होता है, मध्यमा उंगली को। तो सबसे पहले हम अपने दाएं हाथ को फ्लेमिंग का जो रोल है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो अंगूठा यहाँ पे देखो कैसे हो गया, ये अंगूठा हो गया, ये क्या हो गई, तर्जनी उंगली, और ये क्या हो गई, मध्यमा उंगली। तो अंगूठा तर्जनी उंगली के बीच में कोण देखो कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। और यहाँ पे देख लीजिए तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री, और मध्यमा उंगली और अंगूठे के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों जो हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं। अतः हम इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा सकते हैं। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अगर अंगूठा चालक पर लग रहे बल की दिशा और जो तर्जनी उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो जो मध्यमा उंगली होगी वह प्रेरित धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। तो हम इस वाले सिरे पे देख लेते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा किस तरफ होगी। अब इस पर बल कैसे लग रहा है, बाहर की तरफ। कैसे लग रहा है, बाहर की तरफ। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कैसे है, लेफ्ट से राइट। तो ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा किस तरफ हो जाएगी, ऊपर की तरफ। तो इसमें हम बना लेते हैं जो प्रेरित धारा की दिशा किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। अब जो दूसरा है सिरा CD, उसमें हम देखते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा किस तरफ होगी। तो जो दूसरा सिरा CD है उसमें जो बल किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ। तो बल किधर हो जाएगा, अंगूठा किस तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ, और तर्जनी उंगली किस तरफ हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो मध्यमा उंगली होगी वो क्या बताएगी हमको, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी। लेकिन यह जब कहता क्या है, अब देखिए क्या होगा, अब इसमें इस प्रकार धारा प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन जब यह आधा चक्कर घूम जाएगा, जब यह आधा चक्कर घूम जाएगा तो जो AB है वह कहां पहुंच जाएगा, CD की जगह पे, और जो CD है वो कहां पहुंच जाएगा, AB की जगह पे। तो अब देखेंगे कि CD में धारा किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, और AB में किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि ये कहां पहुंच चुका होगा, यहाँ पे। CD कहां जाएगा, यहाँ पे। तो CD पे कैसे बल लगेगा, ऊपर की तरफ, तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे AB कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे। तो AB पे कैसा बल लगेगा, अंदर की तरफ, तो धारा किधर प्रवाहित होगी, नीचे की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि आधे चक्कर के पश्चात जो सिरे CD हैं और जो सिरा AB है वो अपना स्थान इंटरचेंज कर रहा है। अगर ये अपना स्थान चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा होगी वह इन सिरों पर क्या हो जाए, तो होती जाएगी, परिवर्तित होती जाएगी। तो जब AB यहाँ पर होगा तो इसमें ऊपर की तरफ, CD यहाँ पर होगा तो इसमें नीचे की तरफ। अगर CD यहाँ पे होगा तो इसमें ऊपर की तरफ, अगर AB यहाँ पे होगा तो किस तरफ प्रवाहित होगी, नीचे की तरफ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो दिशा है वो CD और AB में एक निश्चित समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। एक निश्चित समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अतः यह जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वह किस धारा का निर्माण कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को प्रत्यावर्ती धारा जनित समझ में आया हो। अब हम देख लेते हैं जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वह कितनी होती है, उसका परिमाण कितना होता है। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, प्रेरित विद्युतवाहक बल। प्रेरित विद्युतवाहक बल ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, फैराडे का द्वितीय नियम लगाएंगे। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है,
जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इन्होंने बताया जो विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होता है वह बराबर होता है माइनस डी फाई बी बाई किसके dt के। किसके बराबर होता है माइनस डी फाई बी अपान dt के। जो डी फाई बी है वो चेंज हो रहा है किसके सापेक्ष dt के सापेक्ष, तो वही क्या हो जाएगा विद्युत वाहक बल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जो विद्युत वाहक बल होता है वह चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन दर की ऋणात्मक मान के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है फाई डी फाई बी अपान हमको क्या ज्ञात करना है dt, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो फाई बी आ गया कितना आ गया एन बी ए, लेकिन हमको इसको चेंज करना है किसके सापेक्ष में टी के सापेक्ष में। तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ बनाएंगे कि इसका हम क्या करते हैं अवकलन कर सकें किसके सापेक्ष में टी के सापेक्ष में। तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। इसको हम मान लेते हैं कितने वेग से घुमा रहे हैं ओमेगा। हम मान लेते हैं कि इसको ओमेगा वेग से टी समय घुमाया जाता है, टी समय घुमाया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये थीटा कोण घूम जाता है। कितना कोण घूम जाता है थीटा कोण। तब थीटा बराबर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। आप सभी लोग जानते हैं 4 बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे जो थीटा हो गया दूरी है और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा समय। अब यहाँ पे क्या है कोणीय दूरी, तो ये भी क्या हो जाएगा कोणीय 4, ये क्या हो जाएगा समय। अब समय तो कोणीय होता नहीं तो क्या हो जाएगा सिंपली समय। तो कोणीय दूरी कितनी है थीटा, कोणीय 4 कितनी है ओमेगा और समय कितना है टी। तो थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे फाई बी इक्वल टू देखिए क्या लिख सकते हैं फाई बी इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे ओमेगा टी। तो यहाँ से फाई बी इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसका हम क्या करेंगे अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा डी फाई बी अपान डी टी। ये क्या हो जाएगा एन बी ए, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और इसका cos ओमेगा टी का जो अवकलन हो जाएगा क्या हो जाएगा ओमेगा पहले आ जाएगा, और cos थीटा का जो अवकलन होता है वो क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन और थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी है। तो डी फाई बी अपान जो डी टी होगा वो कितना हो जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा और क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब इस माइनस चिन्ह को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, फिर दोनों साइड में माइनस से गुणा कर देते हैं। तो माइनस डी फाइव बी अपान डी टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा और क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब ये क्या होता है फैराडे के द्वितीय नियम से ये क्या हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई बी अपान डी टी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप सभी लोग जानते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से माइनस एन डी फाइव बी अपान डी टी क्या होता है ई होता है। यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा और क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखिए E इक्वल टू क्या है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब E का जो मैक्सिमम मान कब होगा ओमेगा टी का मान 90 हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम मान कब होता है थीटा बराबर 90 पे। तो थीटा बराबर 90 पे इसका मान क्या होगा एन बी ए ओमेगा, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ जो ई नॉट है वो क्या है ई एम एफ का मैक्सिमम मान, क्या कह सकते हैं ईएमएफ का की मैक्सिमम वैल्यू है। तो
तो इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यदि आपको प्रेरित धारा, ये क्या हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यदि आपको प्रेरित धारा ज्ञात करनी है तो प्रेरित धारा के लिए आप क्या करेंगे, I इक्वल टू आप सभी लोग जानते हैं V बाई R होता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। I इक्वल टू यहाँ पे V क्या है E, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E बाई क्या हो जाएगा R। अब यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी बाई R। I इक्वल टू क्या हो जाएगा E नॉट बाई R क्या हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, जहाँ जो I नॉट है वो I की मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रत्यावर्ती धारा की क्रियाविधि और इसमें जो सूत्र निर्मित होते हैं वो समझ में आया हो। धन्यवाद।